तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, और इस बारे में कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे कब बनता है, क्यों बनाया जाता है, और कैसे कैसे इसकी पूरी जर्नी होती है। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को, जिनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1904 में। न्यूयॉर्क में हुआ था, एक जर्मन जूइश फैमिली में। बचपन से ही ये पढ़ने में बहुत तेज थे। लगभग 3 और 4th क्लास की पढ़ाई इन्होंने एक ही साल में ख़त्म कर ली। 8th क्लास की पढ़ाई आधे साल में ख़त्म कर ली। इवन जब ये सिर्फ 12 साल के थे तो इनको मिनरलॉजी के क्लब में एज ए लेक्चरर इनवाइट किया गया था। सितंबर 1922 में इन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई शुरू करी और फिलोसफी, इंग्लिश, फ्रेंच लिटरेचर, इंटीग्रल कैलकुलस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, इन सब में इन्होंने 4 साल के अंदर अंदर जितनी पढ़ाई होनी चाहिए थी वो 3 ही साल के अंदर ख़त्म कर ली। मात्र 23 साल की उम्र में 1927 में उन्होंने अपनी पीएचडी भी ख़त्म कर ली। उसके बाद ये पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज में गए। फिज़िक्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था, तो ये सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनको न्यूक्लियर फिज़िक्स का फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स कहा जाता है, उनके पास ये पढ़ने के लिए गए। बट उन्होंने इनको पढ़ाने से मना कर दिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे और उनको इस बात का डर था कि शायद वो कुछ गलत ना कर दें। तब इनको जे थॉमसन के साथ में इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी। अपनी इसी पढ़ाई और रिसर्च के दौरान उन्होंने ओपनहाइमर फिलिप्स प्रोसेस की खोज करी, जिसमें कि न्यूट्रॉन्स को एक टारगेट एटम के न्यूक्लियस में बॉम्बार्ड किया जाता है और वो टारगेट न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है और टारगेट न्यूक्लियस एक हैवियर आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। पूरी, जैसा मैंने बताया, ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इनका धीरे धीरे मन इन सब फिजिक्स केमिस्ट्री से पढ़ पढ़ के इतना ऊब किया कि माइथोलॉजी की तरफ भी कन्वर्ट हो गए। और बर्कली यूनिवर्सिटी में इन्होंने संस्कृत सीखा। वहाँ ही के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इनको गीता के बारे में भी बताया। 1930 के आसपास में हिटलर का आतंक जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जर्मनी के जितने भी ज्यूइश साइंटिस्ट थे वो धीरे धीरे यूएस की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, जॉन वॉन न्यूमैन हो, लियो सिलार्ड हो, हांस बेथ हो, ये सब जितने भी जर्मनी के ज्यूज थे साइंटिस्ट, वो सारे के सारे धीरे धीरे यूएस आने लग जाते हैं। ये क्योंकि ये ओपनहाइमर खुद भी एक ज्यू थे, तो इनको पॉलिटिक्स की और इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इनका ध्यान जाने लगा उस तरफ। अब जैसा कि मैंने बताया, जो हिटलर का उस समय धीरे धीरे उदय हो रहा था, 1939 में हिटलर फाइनली पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है और उससे शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब ये जो वॉर थी ये शुरू तो सितंबर में हुई थी, लेकिन इससे 1 महीना पहले ही जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे और लियो सिलार्ड थे, उन्होंने उस समय के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था और उसमें ये बात बोली थी कि जर्मनी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है, तो आप इस बारे में थोड़ा ध्यान दें और इस बारे में कुछ करें। जो ये लेटर था इसने यूएस प्रेसिडेंट को भी चिंता में डाला। उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई कि इस बारे में क्या करना चाहिए। अब बात होती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कैसे जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो नेचुरली यूरेनियम हमको मिलता है वो यूरेनियम 238 के तौर पर मिलता है, लेकिन जो उसका आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, वो ही बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। जो नेचुरल फॉर्म है उसका यूरेनियम 238 वो यूज़ नहीं हो सकता। तो अगर आपको बम बनाना है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आप यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट करें। ओपनहाइमर जो थे वो इस पूरे टाइम के दौरान में न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर ही अलग से अपना काम कर रहे थे, एडवर्ड टेलर के साथ में और उनकी साइंटिफिक टीम के साथ में। और दिसंबर 1940 में पहली बार यूरेनियम 235 के अलावा एक और रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट की खोज होती है जिसको कहा जाता है प्लूटोनियम। शुरू में अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था, ना वो बनना चाहता था,
लेकिन जो खबर उनको न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में मिली थी, इसके लिए वो पहले से तैयारी करना चाहता था। इसीलिए जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो ब्रिटिश राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल को एक लेटर भेजते हैं 11 अक्टूबर 1941 को कि हमको साथ में मिलकर इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए ज़रूरी होगा। 7 अक्टूबर 1941 को ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जापान का हमला हो जाता है, और इस हमले के साथ में ही अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हो जाती है, और वो कहते हैं कि हम एलाइज फोर्सेस के साथ में रहेंगे और जापान और जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो अभी तक जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, एक साइंटिफिक चीज़ चल रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, अब वो एक मिलिट्री मिशन में कन्वर्ट हो जाती है। जून 1942 में रूजवेल्ट जो हैं वो आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, जो कि आर्मी के लिए पोर्ट बनाने का, एयरपोर्ट बनाने का, इन सब का काम करते थे, उसको इसका जिम्मा सौंपते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह के कंस्ट्रक्शन और इसके लिए। और इनकी जो नॉर्थ अटलांटिक डिवीजन का ऑफिस था वो मैनहट्टन में था। तो जब उनको ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिम्मेदारी मिलती है, तो ये उसी ऑफिस के 18th फ्लोर पे अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो बनता है 13 अगस्त 1942 में। 17 सितंबर 1942 को कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को इस पूरी की पूरी प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है, जो डिसाइड करते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब का डिज़ाइन है उसके लीडर के तौर पे ओपेनहाइमर काम करेंगे। इसको प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए एक पूरी की पूरी सिटी बनाई जाती है ओक रिज टेनेसी में, जिसको सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है। इसका सिर्फ एक काम होता है कि यूरेनियम 238 को 235 में कन्वर्ट करना। अब 238 को 235 यानी रेडियो एक्टिव तौर पे कन्वर्ट करने का, बॉम्ब बनाने के लिए यूजफुल होने के तैयार करने की 4 तरीके होते हैं: गैस डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। जब ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसमें 2 ही होते हैं जो काम के होते हैं, गैस डिफ्यूजन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में बहुत ही मैसिव मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है यूरेनियम 238 से 235 को अलग करने के लिए। जो गैस डिफ्यूजन होता है उसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस जो होती है उसको एक पोरस मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिसमें हल्के जो U235 के पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं U38 के, वो क्रॉस नहीं हो पाते। तो इस तरीके से U35 U38 से अलग हो जाता है। अब ये तो हो गया एक U35 बनाने वाला चीज़ जिसकी बात हो रही है, बॉम्ब बनाने में काम आएगा। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक नए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की भी खोज हो गई थी, प्लूटोनियम की। तो वॉशिंगटन के हैनफोर्ड साइट पे प्लूटोनियम बनाने के ऊपर काम हो रहा था। वो भी यूरेनियम 238 से ही बनता था। उसके लिए क्या करते थे कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता था जिसको U38 के ऊपर बॉम्बार्ड किया जाता था, जिससे कि प्लूटोनियम बनता था। तो ये एक लोकेशन पे U35 बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी लोकेशन पे प्लूटोनियम बनाने की कोशिश हो रही है, तीसरी लोकेशन जो थी वहाँ पे बॉम्ब बनाने की, वो मतलब तीसरी लोकेशन जो डिसाइड की गई बॉम्ब बनाने के लिए, जो थी न्यू मैक्सिको की पैकोस वैली। अब सब कुछ थ्योरेटिकल तौर पे आ चुका था। आप ये देख रहे थे कि हमको ये तरीका यूज़ करके यूरेनियम बनाना है, इससे प्लूटोनियम बनाना है, लेकिन अभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव करना था कि ये चेन रिएक्शन जिसकी न्यूक्लियर बॉम्ब जिस पे बेस्ड है वो हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। तो 2 दिसंबर 1942 में एनरिको फर्मी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार प्रैक्टिकली इसको दिखाया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक स्क्वाश कोर्ट में उन्होंने चेन रिएक्शन प्रैक्टिकली करके दिखाया और एक बल्ब जला के दिखाया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि हाँ भाई, ये चेन रिएक्शन, ये थ्योरी जो है ये पॉसिबल है। होता है। The clickety clack of their instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. अब धीरे धीरे जो भी काम हो रहे थे, इससे जनरल ग्रोव्स ओपेनहाइमर से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने 20 जुलाई
1943 में ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट वाई का हेड बना दिया। अब अमेरिका के पास में, जैसा कि मैंने बताया, दो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे। एक था यूरेनियम, तो उन्होंने यूरेनियम U-235 को यूज़ करके एक बॉम्ब बनाया जिसका नाम रखा लिटिल बॉय, और प्लूटोनियम बेस्ड एक दूसरा बॉम्ब बनाया जिसका नाम रखा फैट मैन। अब ये दोनों बॉम्ब अलग क्यों थे या इन्हें अलग क्यों बनाया गया? जो यूरेनियम वाला बॉम्ब था लिटिल बॉय, वो एक गन टाइप डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड था। गन टाइप डिज़ाइन का मतलब होता है कि जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आपको बेसिक्स पता है कि गन कैसे काम करती है, तो उसी के ऊपर बेस्ड था। मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, सिंपली आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक जो सिलेंडर का शेप हो गया, उस सिलेंडर के शेप में एक तरफ सब क्रिटिकल यूरेनियम U-35 रखा गया, दूसरी तरफ सब क्रिटिकल यूरेनियम 35 रखा गया, और जब एक तरफ वाला दूसरे से टकराता है तो एक चेन रिएक्शन चालू होता है जिससे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। और ये इसका गन मेथड था जिसको लिटिल बॉय बनाने के लिए यूज किया गया था यूरेनियम 235 से। लेकिन ये सेम प्रोसेस अगर प्लूटोनियम पे किया जाता तो वो टकराने पे चेन रिएक्शन कभी नहीं करता। वो इतना ज़्यादा प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव होता है कि वो अगर उससे टकराता तो वहीं पे मेल्ट हो जाता, वो चेन रिएक्शन और फ्यूजन करके फटता नहीं। तो इसके लिए इनको एक डिफरेंट अप्रोच को अपनाना पड़ा। जो प्लूटोनियम वाला बॉम्ब था, इसके लिए इन्होंने एक नई अप्रोच लगाई जिसमें इन्होंने प्लूटोनियम को एक हाई प्रेशर और डेंसिटी के एक गोले के अंदर रखा, और इस होलोस्फीयर में प्लूटोनियम के सब क्रिटिकल मास को रख दिया, और इस स्फीयर के बाहर एक्सप्लोसिव को लगा दिया। ऐसा एक्सप्लोसिव जिनके फटने पे एक इम्प्लोजन देखने को मिले, और जब ये इम्प्लोजन होगा तो इस प्लूटोनियम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर की वजह से वो उस क्रिटिकल मास पर पहुंचेगा जिससे कि चेन रिएक्शन शुरू हो और बम फट सके। अब ये दोनों जो मेथड हैं ये तैयार हैं, इनको प्रैक्टिकली इससे बॉम्ब बनाने का इस्तेमाल किया जाना है। अब जो गन मेथड है उसके बारे में तो पता है कि भाई हम पहले से ही इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक चीज़ दूसरे से टकराएगी, चेन रिएक्शन होगा, एंड दैट इज़ फाइन, ओके, नो इश्यूज। बट प्लूटोनियम का जो एक्सप्लोजन था, जो इम्प्लोड मेथड था, इसको इम्प्लोजन मेथड को कभी भी पहले यूज़ नहीं किया गया था। तो इसके लिए ओपनहाइमर बोलते हैं कि हमको इसको एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये काम करता भी है कि नहीं, क्योंकि प्लूटोनियम बहुत मुश्किल से बनता है। अब इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लूटोनियम, फिर उस पर मेहनत करके बनाया गया बॉम्ब, इसको हम किसी जगह पे यूज़ करें और वो काम ही ना करे। पहले इसके लिए जो जनरल ग्रोव्स थे वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास पहली बात तो प्लूटोनियम बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से तो प्लूटोनियम बन रहा है, और उसके बनने के बाद में, मिलने के बाद में भी उसको टेस्ट के लिए यूज़ करना डजंट मेक एनी सेंस। बट ओपनहाइमर इसके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं कि आप इस बात को समझिए। थ्योरेटिकली किसी चीज़ को सोचना और प्रैक्टिकली वो होगा या नहीं होगा, इसे जब तक टेस्ट ना कर लिया जाए तब तक सही नहीं माना जा सकता। और वो भी इतनी बड़ी चीज़, वर्ल्ड वॉर चल रही है, आप उसे अपना सबसे बड़ा जंग जीतने का हथियार मान रहे हो और उसे ही टेस्ट ना करो, तो ये लॉजिकल नहीं है। तो फिर जनरल ग्रोव्स किसी तरीके से मान जाते हैं। इस तरीके से सबसे पहला वर्ल्ड का न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट होता है। जो इसमें बॉम्ब होता है उसको नाम दिया जाता है द गैजेट। इसमें 13 पाउंड प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, और एक स्टील के टावर की मदद से इसको 100 फीट ऊपर हवा में टांग दिया जाता है। न्यू मैक्सिको डेजर्ट में ये टेस्ट होता है। इसके बारे में ओपनहाइमर ने ये सोचा था कि ये 0.3 किलो टन के अराउंड की विस्फोट होगी, लेकिन जो विस्फोट होता है वो 15 से 20 किलो टन के अराउंड का होता है, किलो टन TNT के बराबर का होता है। वो इतना, आप उसकी भीषणता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस स्टील के टावर के ऊपर उसको लगाया गया था, वो स्टील का टावर भाप बन के उड़ जाता है।
जो इस विस्फोट की शॉक वेव्स होती हैं वो 160 किलोमीटर तक लगभग महसूस की जाती हैं, और जो उससे बम फटने से मशरूम क्लाउड बनता है वो 11 से 12 किलोमीटर तक जाता है ऊपर। इतना हैवी एक्सप्लोजन होता है ये। जब ओपनहाइमर इस एक्सप्लोजन को देखते हैं तभी उनके मुंह से गीता के वो फेमस वर्ड्स निकलते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. ये जो टेस्ट होता है ये 16 जुलाई 1945 में होता है, और जब सफल हो जाता है तो बम को तैयार कर दिया जाता है, और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय होता है U-235 वाला यूरेनियम वाला बम वो गिराया जाता है, और उसके ठीक 3 दिन के बाद नागासाकी में फैट मैन को भी गिरा दिया जाता है। जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था उसके गिरने के बाद में ओपनहाइमर जो थे वो इतने परेशान नहीं थे। उनकी तरफ से था कि ये शायद एक नेसेसिटी थी। जिस तरीके से नाजी जर्मनी आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से युद्ध में लाखों लोग मारे जा रहे थे, इस तरीके का एक बॉम्ब, इस तरीके का एक एक्सप्लोजन उसको रोकने के लिए ज़रूरी था। ये उनका मानना था, ये उनका कहना था। लेकिन जब सेकंड बॉम्ब नागासाकी में फटता है तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये अब अननेसेसरी जेनोसाइड की तरीके से हो रहा है। वो इसके लिए जो यूएस के उस समय वॉर हेड थे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उनके पास जाते हैं 17 अगस्त 1945 में, और उनको खुद की लिखी हुई चिट्ठी देते हैं। बोलते हैं कि भाई ये न्यूक्लियर मैडनेस अब बंद कर देनी चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ज़िंदगी में दोबारा कभी होना ही नहीं चाहिए। यही पूरा समय था अप्रैल 1945 का, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ हो जाती है और नए प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमन। हैरी ट्रूमन से भी ओपनहाइमर मिलने की कोशिश करते हैं। 2 महीने के बाद उनसे मिलने का समय भी उनको मिलता है। लेकिन जब उनको ओपनहाइमर ये बात बोलते हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने चाहिए या फिर ख़त्म कर देना चाहिए, तो बहुत गुस्सा होते हैं हैरी ट्रूमन और अपने ऑफिस से उनको निकाल देते हैं। आगे जाके ओपनहाइमर जो होते हैं वो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ में काम करते हैं, जो कि भविष्य में न्यूक्लियर हथियारों के प्रयोग के ऊपर रोक लगाने का काम करता है। 1949 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ट्रूमन, वो इसी कमीशन के पास में आते हैं कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब तो ठीक है, अब हमको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना चाहिए। उस समय भी ओपनहाइमर इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो एडवर्ड टेलर की मदद से 1952 में अमेरिका हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना लेता है, लेकिन उसमें जितना विरोध ओपनहाइमर ने किया था इसकी उनको सज़ा मिलती है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वो बाकी अपना जितना भी लाइफ होती है उसे एकेडमिक प्रोफेशन में ही पूरा गुजारते हैं, लेक्चर वगैरह देने में और इन सब में। 3 बार वो नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट होते हैं, लेकिन कभी जीतते नहीं हैं। 62 ईयर्स की एज में उनको थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है, और थ्रोट कैंसर इस वजह से होता है बिकॉज ही वॉज ए चेन स्मोकर। वो लगातार स्मोक करते थे, वो आदत थी उनकी, तो इस वजह से उनकी डेथ होती है। अगर 2022 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास आज की डेट में भी न्यूक्लियर हथियार हैं। सबसे आगे है रशिया, जिसके पास 5977 न्यूक्लियर हथियार हैं। यूएस के पास 5428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास में 225, पाकिस्तान के पास में 165, इंडिया के पास में 160, इजराइल के पास में 90 और नॉर्थ कोरिया के पास में 20 एटॉमिक हथियार आज भी हैं। बस ये शुक्र है कि उस घटना के बाद में दोबारा कभी किसी ने किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का उपयोग नहीं किया, और आशा करते हैं कि कभी ज़िंदगी में हमें वो दिन देखना भी ना पड़े। तो ये थी कहानी फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ओपनहाइमर की, और कैसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।